यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लासेस में। भौतिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर है जिसका सेट है 346 BCE। तो अभी आप लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। इस बार प्री बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है और सभी जिलों में यही वाला सेट आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम पूरा पेपर देखेंगे, आंसर के साथ मैं आपको पेपर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आपका पता है पूर्णांक 70 नंबर का होता है। समय आपको परीक्षा में 3 घंटे मिलेंगे। 15 मिनट में आपको पूरा पेपर एनालिसिस करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद पूरा पेपर आपको करना स्टार्ट करना है। तो नोट में लिखा भी हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और कुछ सामान्य निर्देश है बच्चों। तो सामान्य निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। यहाँ पे 5 खंड है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, 1 अंक का है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे करवा दूंगा। और खंड बा में जो है बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी 1 अंक का है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सारा करवाऊंगा। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको कल मॉर्निंग में 6 बजे पूरा एक्सप्लेन करके विद आंसर में ले देने वाला हूँ। तो सभी लोग अभी इस वीडियो को देख करके कमेंट करिएगा कि आप किस जिले के हैं और आपको पूरा पेपर का सोल्यूशन चाहिए क्या नहीं। एस या नो में लिख के आंसर दीजिए। मैं पूरा पेपर आपको मॉर्निंग में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले खंड आ में आ जाते हैं बच्चों। सेक्शन ए है आपका। पहला प्रश्न है, पहले क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज हैं। और पहले का है, 2 समान आवेशों के 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है जब इन्हीं आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। F1 और F2 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 समान आवेश हैं, 2 समान आवेश है बच्चों, यानी एक Q है और एक Q है। दोनों QQ बराबर हैं और एक निश्चित दूरी पर रखते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, R निश्चित दूरी है। उनके बीच बल कितना लगता है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है बच्चों वो F1 बल रहा है। अब दोनों समान आवेश है यानी कि मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में समान होंगे। तो यहाँ पे ये रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ पे जो कोलम्बियन फोर्स होगा, F1 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो बच्चों हो जाएगा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये F1 फोर्स हो गया। अब जब इन्हीं आवेशों को किसी हम K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं, मान लिया हम इन्हीं आवेशों को किसी ऑयल में रख देते हैं या किसी मटेरियल में रखते हैं, इतनी ही दूरी पे रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल होता है। तो अब जब हम आवेशों को सेम दूरी पर रख रहे हैं लेकिन हमने माध्यम चेंज कर दिया है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा बच्चों, F2 फोर्स लगेगा। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, क्योंकि परावैद्युतांक की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे K आ गई है। और ये हो गया Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 मान निकाले हैं, एक F1 का मान निकाला है और यहाँ पे F2 का मान निकाला है। क्वेश्चन में पूछा है F1 और F2 का रेशियो बताइए क्या होगा। तो F1/F2 को जब हम सॉल्व करेंगे, F1/F2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे सारा चीज सेम है, सब कैंसिल हो जाएगा। F1 पे क्या बचेगा, F1 पे आपका सिर्फ 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, पूरा कैंसिल होके 1/K बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 1/K बचेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा K। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, आपको इसी तरह इसको सॉल्व करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए खा वाला जो प्रश्न है बच्चों, खा वाला है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। खा वाला जो है, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए जब तार को खींचते हैं तो प्रतिरोध तो बदलता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो प्रतिरोध होता है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो यहाँ पे जो जब हम तार को खींच रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, उसका प्रतिरोध तो बदल जाएगा लेकिन प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। तो प्रतिरोधकता जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भर करता है। मटेरियल वही है तो प्रतिरोधकता क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे
प्रतिरोधकता क्या होगा बच्चों, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये अपरिवर्तित होगी। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए गा वाला प्रश्न देखेंगे, यदि वोल्ट मीटर तथा मिलीमीटर के प्रतिरोध का क्रमशः X1 तथा X2 हो, तो देखिए वोल्ट मीटर जो होगा और मिली वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर ज़्यादा करंट को नापेगा और ज़्यादा वोल्टेज को नापेगा, और मिली वोल्ट मीटर कम वोल्टेज को नापेगा। तो वोल्टेज जब ज़्यादा होगा, जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि जो प्रतिरोध होगा वो किसका ज़्यादा होगा, X1 का ज़्यादा होगा वोल्ट मीटर का, और मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे घ वाला है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया था कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज उन्होंने ही की, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि एटम क्या है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस सारे वहाँ पे इकट्ठा हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उन पॉजिटिव चार्जेस यानी न्यूक्लियस के अराउंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है बच्चों, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार का पथ पर, सर्पिलाकार नहीं होगा। ये तो इनका ड्रॉबैक था कि जब साइंटिस्टों ने क्वेश्चन किया कि आप बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस क्या एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो एनर्जी जब बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो घूम रहा है और उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो सर्पिलाकार पथ, ये कुंडली नुमा पथ बनाता हुआ किसके, वो एक न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया यानी तब तो पूरे मैटर का अस्तित्व ही खत्म हो गया, यानी आपकी थ्योरी गलत हो गई। यानी कि जो उनका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो कमियां थी वो सर्पिलाकार करके उसको एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, तो वृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सर्पिलाकार नहीं होगा। अंग वाला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रूट 2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, तो म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 साइन a/2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 90 अंश आ जाएगा। फिर बच्चों चा वाला प्रश्न पूछा गया है, एन टाइप वाई अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, विद्युत उदासीन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जो एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें पेंटावैलेंट 5 संयोजी जो है इसमें एटम मिलाए जाते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाले एटम क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, तब एन टाइप बनता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि पेंटावैलेंट एलिमेंट कौन से हैं। जब हम किसी अर्धचालक में, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी प्योर शुद्ध अर्धचालक में जब हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो एन टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति कैसी होती है इसकी, तो विद्युत उदासीन होती है। लेकिन कमेंट में आप बताएंगे कि कौन कौन से पेंटावैलेंट एटम है जो अर्धचालक में मिलाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, आपका यहाँ पे हो गया, देखिए इंग्लिश वाला भी यहाँ पे लिख रखा है। पूरा सोल्यूशन मैं आपको 6 बजे पूरा इसका बताऊंगा। साथ ही साथ में मैं मॉडल पेपर भी आपका फिजिक्स का करा दूंगा, और उससे आपका पूरा पेपर जरूर बोर्ड परीक्षा के लिए फंस जाएगा। हालांकि इसके भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्री बोर्ड का पेपर इस बार बोर्ड करा रही है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। अब सेक्शन बी में जो आता है, एक नंबर के जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि आई तथा 4i तीव्रता की 2 तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबद्ध हो। असंबद्ध का मतलब होता है बच्चों नॉन कोहेरेंट। क्या होता है, नॉन कोहेरेंट। तो जब 2 वेव चल रही हैं और उनका जो सोर्स है वो नॉन कोहेरेंट होगा, तो उनकी जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, यानी आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे I प्लस 4i,
तो क्या हो जाएगा 5I। लेकिन अगर यहीं पे जो दो तरंगे हैं वो कोहेरेंट होती, अगर ये कोहेरेंट सोर्स होती तो इनका रिजल्टेंट क्या होता। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, IR इक्वल टू हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। ये कोहेरेंट सोर्स के लिए होता है। नॉन कोहेरेंट होगा तो डायरेक्ट दोनों ही इंटेंसिटी को ऐड करके हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल प्रश्न है यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको मैं इसका पेपर का पूरा सोल्यूशन कर दूंगा। अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए डेरिवेशन आया है, तो पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। तो देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आया है। लैम्डा और पी में जो रिलेशन होता है वो निकालना होता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/p। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1/p। मैटर वेव आपने पढ़ा होगा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका पूछा गया है बच्चों रेडियो तरंग तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तरंग दर अधिक होती है। तो ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा गया है। अंगा वाला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक होता है। तो टाउ इक्वल टू MB cos थीटा होता है बच्चों। टाउ इक्वल टू क्या होता है NMB cos थीटा, NMB sin थीटा। क्या होता है बच्चों NMBA sin, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू होता है NIAB sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंगा वाला का प्रश्न। फिर पूछा गया लेंज का नियम क्या होता है, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम आपने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर से पूछा गया है। लेंज का नियम क्या होता है ये आपको बताना है, और ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का होता है। तो किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है, यहाँ पे एनर्जी का होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा का संरक्षण पर ही आधारित होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता क्या है कि यह जो करंट होती है, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा क्या होता है जस्ट अपोज करता है, यानी ये जिस कारण डेवलप होता है उसी को अपोज करता है। ठीक है, तो ये होता है लेंज का नियम। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा आंसर लिख करके, बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। राशि आपको क्या लिखना है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, आपका एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग EMB इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैद्युत क्षेत्र समीकरण ये दे रखा है। वोल्ट पर मीटर निरूपित होता है। माध्यम में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो तरंग का तरंग दैर्घ्य निकालना है, लैम्डा का वैल्यू, तरंग के वेग तथा दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यंजक। तो ये यहाँ से न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर का पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, समान वोल्टता के स्रोत से दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 अनुपात है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनसे शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का हमें पता है सीरीज और समांतर क्रम में, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आएगा 3 नंबर के। इसको मैं अभी आपका एक्सप्लेन करूंगा आपको 6 बजे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेशन पूछा गया। अब आपको पता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई आवेश क्या होता है चलता है तो इस पे एक फोर्स लगता है, वो F की वैल्यू कितनी होती है, QVV sin थीटा फोर्स लगता है। अब ये फोर्स अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो फोर्स अधिकतम होगा। न्यूनतम कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, और ये F इक्वल टू QVV sin थीटा जो को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, लॉरेंस ने निकाला था। इसी को एक्सप्लेन करके पूरा डायग्राम बना के लिखना है यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, जो है आपका घा वाला प्रश्न है। घा वाला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में परिभाषित कर आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चालन बैंड, संयोजन बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड। तो ये आपका अर्धचालक वाले चैप्टर से आया है 3 नंबर का प्रश्न। फिर यहाँ पे अगला जो है व्हीट स्टोन से तो क्या होता है, इसके परिपथ खींचे तो निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। संतुलन की अवस्था, अनुपात भुजाएं, संयोगमी भुजाएं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपको पता है, जब हम कुछ इस प्रकार का सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे
और यहाँ पे एक हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं बच्चों। तो क्या होता है, ये और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं। अगर ये यहाँ पे मान लो R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है, R4 रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट जा रही है, A से B है, यहाँ पे बैटरी लगी होगी A से B की ओर। तो जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो R1 ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब व्हीट स्टोन बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का अनुपात है R1/R3 इक्वल टू R2/R4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये बैलेंस की कंडीशन होती है, संतुलन अवस्था होती है। इसको हमने डराइव करके दिखाना है। तो ये किरचॉफ के बोल्ट नियम से क्या होता है, किरचॉफ लॉ से डराइव हो जाता है। अब ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ इस प्रकार ही आपको ये करना है। 3 नंबर में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्हीट स्टोन वृत्त से। फिर बच्चों यहाँ पे 5वें का वाला प्रश्न है कि तरंग के द्विध्रुव की घटना से आप क्या समझते हैं, ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं होती परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। इसका आपको उत्तर तैयार करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल कब तथा किस दिशा में निम्नलिखित होता है, आकर्षण कब करते हैं और प्रतिकर्षण कब करते हैं। तो बच्चों अगर दो ये धारा में करंट बह रही है, दो चालक में I1 और I2 करंट बह रही है, ये जब आकर्षित करेंगे, जब दोनों में करंट की दिशा समान होगी तब आकर्षित करेंगे, जब करंट की दिशा विपरीत होगी तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एम्पियर की डिफिनेशन भी निकल के आती है, आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इसको तैयार कर लीजिए। फिर गा वाला प्रश्न है, दिष्टकारी युक्ति क्या होती है। दिए गए परिपथ में यदि डायोड ड्यू के अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट है और प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसको सॉल्व करना है। फिर घ वाला प्रश्न है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। देखिए आपका कहाँ से आ गया, डुअल नेचर से आ गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से ये आया है और पूछा है कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, यानी वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो सके, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, वो उसको हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। निरोधी विभव को परिभाषित तथा सूत्र लिखिए, यानी निरोधी विभव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब वो निगेटिव पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, उसको निरोधी विभव कहते हैं। तो देखिए यह प्रश्न यहाँ से 3 नंबर का पूछा गया है। फिर यहाँ पे एक प्रकाशिक तंतु फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रकाशिक किरणों की कांच की वैल्यू, यानी कि the refractive index of glass with respect to air equal to 3/2 and the refractive index of water with respect to air is equal to 4/3 माध्यमों के बीच संचरित होती है। इनमें सघन तथा विरल माध्यम कौन है, ये आपको बताना है। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो भी हमने पढ़ रखा है क्या होता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, ए म्यू जी इक्वल टू 1/sin IC होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसको हमें सॉल्व करना है। इसका भी मैं फुल सोल्यूशन आपको दूंगा। अभी आप इसका प्रश्न अगर तैयार कर सकते हैं तो तैयार कर लीजिए, प्रश्न आपका प्री बोर्ड में आ रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन ई में आ जाइए बच्चों, निम्नलिखित में को प्रत्येक का उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक नाभिक है, संभारिक नाभिक है। तो आइसोटोप्स यानी जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं वो समस्थानिक होता है, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3 एंड सो ऑन। एंड संभारिक नाभिक क्या होती हैं, जिनका परमाणु भार बराबर होता है वो क्या होते हैं, संभारिक होता है। कमेंट करके संभारिक के एग्जाम्पल बताइए। सम न्यूट्रॉनिक नाभिक, नाभिक का आकार और द्रव्यमान क्षति। देखिए यहाँ पे मास डिफेक्ट पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 नंबर में यहाँ से पूरा न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से पूछ लिया है। और न्यूक्लियाई में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर भी हम करवा देंगे। 5 नंबर का आपका न्यूक्लियाई से आया है। फिर यहाँ देखिए बोहर के क्वांटम सिद्धांत, यानी देखिए न्यूक्लियाई और एटम। अब देखिए आपको एक ही चैप्टर तैयार करना है, न्यूक्लियाई एटम दोनों अलग अलग चैप्टर है। अगर आप न्यूक्लियाई तैयार कर लोगे तो एटम की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके साथ एटम का क्वेश्चन जो आया है वो ऑप्शन के साथ आया है। बोहर का क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाना है कि एनवी कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणिज होती है। हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित का मान लिखा है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। देखिए
जो आपका बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए सारे डेरिवेशन दिया था, जिसमें उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, गतिज ऊर्जा निकाला था, कोणीय संवेग निकाला था, उसका व्यंजक आपको निकालना है। यहाँ पे 3 डेरिवेशन उठा के दे दिया है, 5 नंबर में, पूरा थ्योरेटिकल है। और देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे गए हैं, सारा का सारा जो है आपका थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर आ रहा है। पूरा थ्योरी आप तैयार कर लेंगे, डेरिवेशन तैयार कर लेंगे, पूरे पेपर आपका हो जाएगा। 7वां प्रश्न है बच्चों की, एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित के आवेशित किया जाता है। धारित की बैटरी से वियोजित करक के परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारिता से संबंधित निम्नलिखित होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। आप देखें यहाँ पे इन्होंने धारिता वाले से पूछ लिया है, ठीक है। ये भी 5 नंबर में पूरा थ्योरी का क्वेश्चन पूछा है। धारिता, आवेश, विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत क्षेत्र, 5 चीजें निकालनी है। एक एक नंबर सबके लिए मिल जाएगा, 5 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी के साथ इसी के चैप्टर का पूछ लिया है, समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, है ना। समविभव पृष्ठ यानी कि ऐसा पृष्ठ जहां पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो वैसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। यानी जिसमें ऐसा पृष्ठ जहां पे विभवांतर की वैल्यू हर जगह पे सेम हो, उसको हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की केंद्र r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित समविभव संगत स्रोत के नाम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा r दूरी के सापेक्ष परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। गोलीय, बेलनाकार और समतल, इन तीनों में आपको एक्सप्लेन करना है 5 नंबर में। फिर बच्चों 8वां प्रश्न जो दिया गया, देखिए यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट से यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दिया और बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल दिया है। LCR सर्किट से क्वेश्चन पूछा है। अब हम आपको LCR सर्किट के जितने भी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बन सकते हो करवा देंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में LCR सर्किट से क्वेश्चन बन के आएगा। और LCR जो आपका प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से है, वो बस वहाँ पे 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक LCR सर्किट से न्यूमेरिकल आ जाता है, LC सर्किट आ जाता है, या फिर वैद्युत शक्ति आ जाता है ना, पावर इन AC सर्किट, है ना, वैद्युत शक्ति इन प्रत्यावर्ती धारा। तो यही पूछा जाता है और ये देखिए प्री बोर्ड में यहाँ पूछ भी लिया है। फिर यहाँ पे देखिए अथवा में जो दिया है वो AC के साथ वाला जो चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा के साथ जो दूसरा चैप्टर पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूछ लिया है कि स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य, यानी सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, और अन्योन प्रेरणा तथा अन्योन प्रेरक यानी म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिद्ध कीजिए कि टेस्ला एम्पियर इक्वल टू हेनरी मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, बस 5 नंबर में देखिए पूछ लिया, यहाँ पे थ्योरेटिकल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए हाइगन्स के तरंग सिद्धांत। अब वेव ऑप्टिक्स में आ गए हम यहाँ पे कि हाइगन्स के तरंग सिद्धांत का उल्लेख करके स्पष्ट कीजिए कि अपवर्तन में घटना में आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगार का स्पष्ट आरेख खींचिए। देखिए हाइगन्स ने बताया था ना कि जो आपकी वेव होती है, जो आपके प्रकाश होता है, वो वेव फॉर्म के फॉर्म में चलता है, ठीक है। और वेव फॉर्म से उन्होंने जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और अपवर्तन और परावर्तन दोनों को अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने प्रूव किया था आरेख बना करके। तो यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे 5 नंबर का पूरा थ्योरी पूछा है, नो न्यूमेरिकल, ठीक है। एक वस्तु के काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की मुख्य अंतर को समझाइए और निम्नलिखित युक्तियों के सामने उनकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस दर्पण सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछ लिया है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, 5 नंबर में ये भी थ्योरेटिकल प्रश्न है। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर खत्म होता है। आपको फुल सोल्यूशन मैं करवा दूंगा और यहाँ पर मैंने देख लिया है कि पैटर्न क्या आपका यूपी बोर्ड में आ रहा है, और इस प्रकार मैं आपका पूरा फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पे देखिए आपका ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को, डेरिवेशंस को तैयार करेंगे तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। इस प्रकार ये प्री बोर्ड में तो पेपर आ ही रहा, पूरा पेपर आप यहाँ तैयार करके जाएंगे तो प्री बोर्ड में आपको 70 में 70 मार्क्स मिल जाएंगे।